नमस्कार, पुनः मैं आप सबका स्वागत करता हूं। हमारे अगले मेहमान हमारे संग जुड़ चुके हैं। इंडिया न्यूज मंच का कार्यक्रम जारी है पटना बिहार में, और अब यहां के लोकप्रिय सांसद और पूर्व केंद्र सरकार में मंत्री रविशंकर प्रसाद जी हमारे संग जुड़ गए हैं। रविशंकर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते, सबों का अभिनंदन। चुनाव का बिगुल जो है वो बज चुका है रविशंकर प्रसाद जी, तो मैं स्पष्ट रूप से आपसे पूछना चाहता हूं कि हवा का रुख किसके तरफ है? क्या दिख रहा है, परख रहे हैं आप, या अभी भी चीजें जो हैं वो अस्थिर हैं? क्योंकि काफी विश्लेषक हैं और उनका काम है विश्लेषण करना। वो ये कह रहे हैं कि बड़ा इंटरेस्टिंग होगा इस बार और क्लोज हो सकता है। देखिए, बिहार के चुनाव को हम लोग बहुत दिन से देखते भी हैं, संभालते भी हैं। ऐसे सवाल हर बार उठते हैं, इस बार भी उठ रहे हैं, तो विश्लेषण करने का काम आपका है। जनता की नब्ज हम समझते हैं और जनता हमें प्रामाणिक निर्णायक बहुमत देगी, जैसा पहले देती रही है। और उसका कारण बहुत स्पष्ट मैं कर दूं आरंभ में ही, फिर आप अपने सवाल पूछें। बिहार का एक इतिहास रहा है और जैसे बिहार 2005 के पहले चला, एक बार उन पीड़ित लोगों से आप बात करिए। वो खौफ का माहौल, वो डर। मेरा परिचय देश के एक छोटे मोटे वकील का भी है ना, रामलला के भी वकील रहे हैं। और बिहार में जो चारा घोटाला हुआ, उसमें सीबीआई इंक्वायरी करने वाला वकील भी मैं ही रहा हूं पटना हाईकोर्ट से। हाँ, चारा घोटाला, अलकतरा घोटाला, क्या लूट हुई थी साहब। गरीबों का, आदिवासियों का चारा खाना, बाकी खाना। लालू प्रसाद जी को सजा मिल चुकी है, वो बेल पर है। बाकी जो चल रहा है वो रेलवे का घोटाला, बाकी सब आप जानते हैं, चार्जशीटेड है। आज मैं एक बात बहुत विनम्रता से कहूंगा आपसे कि नीतीश कुमार जी 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, कोई धब्बा नहीं है उनके ऊपर। और आपने मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का जिक्र किया, तो एक बार जरा देख लीजिए, अटल पथ पर घूम आइए, जेपी गंगा पथ पर जरा घूम आइए। हाँ, नहीं, कल हमने पटना एयरपोर्ट भी देखा, शानदार नया। उस एयरपोर्ट को बनवाने में मेरी बहुत बड़ी भूमिका रही है। वो नहीं बन रहा था, मैं लड़ा अड़ा कि बेटा जारने का बेटा भी बनाइए, यहाँ भी बनेगा। तो आज वो इंटरनेशनल लेवल का बन गया है। रनवे के भी एक्सपेंशन की बात हम लोग कर रहे हैं। लेकिन एक बार आप पटना पहली बार आए हैं, पहली बार आए, तो जरा मैं आग्रह करूंगा आपके टीवी टीम से, जाके इनको घुमा दो। अटल पथ से चढ़िए, फिर जेपी गंगा पथ पर चले जाइए, गंगा जी को भी देखिए। फिर उधर से एक और पुल बन गया है, और देखिए पटना में क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। आज मैं एक और बड़ी एलिवेटेड सड़क बना रहा हूं, 2000 करोड़ रुपए की, अनीशाबाद से दीदारगंज तक। पूरा जाम NH30 के ऊपर जो जाम है। आज पटना से वंदे भारत लखनऊ के लिए, अयोध्या के लिए, कलकत्ता के लिए, जमशेदपुर के लिए, सिलीगुड़ी के लिए, रांची के लिए चल रही है, गोरखपुर के लिए चल रही है। और मैंने रेल मंत्री से वादा ले लिया है कि जिस दिन स्लीपर वंदे भारत चलेगी, पटना दिल्ली से स्लीपर वंदे भारत चलेगी। हार्डिंग पार्क में नया रेलवे स्टेशन बनने जा रहा है। तो क्या एयरपोर्ट, क्या रेलवे, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या सड़क, क्या गंगा जी पर पुल, एक और पुल बन रहा है। आपको महात्मा गांधी सेतु दिखाई पड़ेगा, वो पुल टूट रहा था, उसको हम लोगों ने ठीक करवाया 2000 करोड़ में। अब बगल में एक और पुल बन रहा है, वो भी आप देखेंगे। तो ये बदलाव हो सकता है और हुआ है और हो रहा है। रविशंकर जी, 2025 के बिहार चुनाव में बीजेपी का नारा क्या होगा? डबल इंजन की सरकार या मोदी की गारंटी कार्ड? देखिए, पहली बात आप जान लीजिए, मोदी जी ईमानदारी से महसूस करते हैं कि बिहार के विकास के बिना देश का विकास नहीं होगा। ठीक है? और लोग पैकेज की बात करते हैं, लगभग 3.25 लाख करोड़ रुपए तो अभी तक आ चुका है, और भी आएगा। मोदी जब भी आते हैं यहाँ पर तो हमेशा कुछ ना कुछ देकर जाते हैं। और मैं यहाँ उनके कंट्रीब्यूशन को गिनाने के लिए नहीं बैठा हूँ, लेकिन नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी, दोनों के केंद्र में विकास है। दोनों के मानस में बिहार को आगे बढ़ाने का कमिटमेंट है।
तो जब ये होता है तो दिक्कत नहीं होती। मगर विपक्ष ये कहता है कि मुख्यमंत्री जी जो हैं वो अस्वस्थ हैं, वो तरह तरह के वीडियोस फैलाते हैं सोशल मीडिया पर और वो कहते हैं कि विफल हैं, बिहार नहीं चला पाएंगे अगर दोबारा इनको अपने सत्ता दी। मुझे ये बताइए, विपक्ष क्या हमारी तारीफ करेगा? मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, विपक्ष का काम है बोलना, बोले दीजिए। और अभी मैंने सुना है, अभी देखा मैंने, जो कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल से ट्वीट हुआ है मोदी जी की मां का अपमान करते हुए, क्या मतलब है इसका भाई? उनकी मां गुजर गई, उनको लेकर के आप मीम बना रहे हैं। कितना गिरेंगे आप? कहीं कोई स्तर रखेंगे कि नहीं रखेंगे? शेमफुल, कंडेमनेबल। ये हार की हताशा है। हारने वाले हैं तो किसी सीमा तक चले जाओ, तो ठीक है, उनकी सोच, उनको मुबारक। रविशंकर जी, बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़ा विपक्ष द्वारा लगातार किया जाता रहा है। आप बराबर नाम लेते रहे हैं जंगल राज, लेकिन जो स्थिति कानून व्यवस्था की बिहार में है, मर्डर, लूट जो हो रहा है, उसको लेकर सीधे तौर पर कहीं ना कहीं डबल इंजन की सरकार है, बावजूद इस तरह की घटना होना, कहीं ना कहीं सीधे तौर पर सवाल ये लगातार खड़ा किया जा रहा है। क्या कहेंगे? देखिए, आपने बहुत सही कहा, कई घटनाएं होती हैं, मुझे भी दुख लगता है, लेकिन घटना करने वाले पकड़े जाते हैं कि नहीं, मारे जाते हैं कि नहीं? यहीं जहां मैं बैठा हूं, बगल में एक व्यवसायी की हत्या हुई थी और 2 दिन में लोग पकड़े गए। लेकिन मैं आपसे काउंटर सवाल पूछता हूं, क्योंकि आप तो बिहार को जानते हैं, आजकल किडनैपिंग होती है तो क्या मुख्यमंत्री के घर से उसका समझौता होता है क्या? नहीं ना होता। आप मुझे जवाब दीजिए। क्या आज आप पटना में जेजी कार हो या ये सब जो इलाका है ना, ये पटना का कनॉट प्लेस है, एक बार मेरी टीम को भेजिए, कितने लोग जो ओरिजिनल ओनर थे छोड़कर बैंगलोर भाग गए, उत्तराखंड, देहरादून भाग गए, भागने में मजबूर किया गया। अब वो होता है क्या? तो देखिए, एक होता है अपराध, एक होता है खौफ का राज, ओवरपावरिंग फियर। हत्या होगी, अपराध होगा, जब जाएंगे पुलिस के पास तो पुलिस कहेगी समझौता कर लो। ये नहीं है, और ये बहुत बड़ी बात है। और जितने बिहार में मुझे मालूम है, अब मैं आंकड़े यहां नहीं दूंगा, तो इसको लेकर के काफी सख्ती है, कार्रवाई होती भी है। और कितने बड़े बड़े ग्रुप थे पहले, याद है ना? इस पटना में हम लोग देखते थे, घूमते थे, हाँ, अब वो कहां है? तो दोनों बातें हैं, लेकिन इतना ही कहूंगा, अपराध होता है तो कार्रवाई भी होती है, कार्रवाई होगी, और बिहार की जनता इसको देख रही है। आज आपको मैं एक बहुत रोचक कहानी बताता हूं और मैं चाहता हूं ये रिकॉर्ड पर कह रहा हूं। 20 का चुनाव था और एक चैनल ने प्रोजेक्शन किया था कि तेजस्वी की सरकार बन रही है, ठीक है? अब पटना से डॉक्टर ने मुझे फोन करना शुरू किया कि सर हम लोग क्या करें। तो उसमें कुछ डॉक्टर बड़े, आपका विधायक हमसे मिलता नहीं है, ये क्या तरीका है, मैं समझाने का। हमने कहा आप डफली बजाइए, जाइए, जो कर रहे हैं भोगिए। उस समय संचार मंत्री था, तो बोर्ड का एक मेंबर था, कहा सर हमारे परिवार के लोग कटिहार में व्यापार में हैं, उनका कंसाइनमेंट आ रहा था कलकत्ता से, वो पूछ रहे हैं कि सर से पूछो उसको हम रोक दें कि डिलीवरी कराएं। समझे आप? ये है बिहार के खौफ की तस्वीर। वो नाम आते ही खौफ आता है। और मैं तो और बात आपसे कह दूं कि मेरा जो चुनाव क्षेत्र है, ये पुनपुन, दनियामा, ये पूरा जो बेल्ट है, ये लालू प्रसाद के समर्थक पर नीतीश कुमार के समर्थक वर्ग का एक बहुत बड़ा कटिंग एज है। नीतीश जी ने दोबारा जो छोड़ा उनको, कई बार कह चुके हैं, उन्होंने दबाव दिया कि हमको कहां फंसा दिया। और देखिए उसका कारण मैं आपसे बताना चाहता हूं। हम यादव समाज का बहुत सम्मान करते हैं, नंदकिशोर जी हमारे स्पीकर हैं, नित्यानंद राय केंद्रीय मंत्री हैं, बाकी लोग हैं, हमारी पार्टी ने यादव समाज को बहुत सम्मान दिया है। लेकिन बिहार में लालू प्रसाद एंड कंपनी ने बताया है कि हमें सरकार नहीं चाहिए, हमें यादव राज चाहिए। समझे आप? हाँ। मगर वो कह रहे हैं कि, और यादव राज का मतलब पुलिस नहीं सुनेगी, तुम्हारी बच्चियां उठा के ले जाएंगे,
तुम्हारे खेत का मेड़ आगे बढ़ के घेर लेंगे। मगर ये जो नारा उन्होंने साउंड कर दिया है और वही लग रहा है कि नारा है उनके सारे कैंपेन्स में वोट चोरी का, इसका क्या असर होने वाला है? एसआईआर का मुद्दा कितना हावी पड़ेगा चुनाव पर? इस पे आप प्रेस वार्ता भी कर चुके हैं, हमने देखा है काफी बार, मगर फिर भी वोट चोरी का जो मुद्दा है ये छोड़ नहीं रहे हैं। अभी शायद नेता प्रतिपक्ष अपने कॉन्स्टिट्यूंसी गए हैं, वहां भी दोबारा ये नारा शुरू कर दिया है, वोट चोर गद्दी छोड़। अच्छा, एक चीज बताइए, मैं आपसे फ्रैंक सवाल पूछूं, आप राहुल गांधी को कितना सीरियसली लेते हैं? ये सवाल मैं बहुत गंभीरता से पूछ रहा हूं। देखिए, नेता प्रतिपक्ष हैं। मैंने आपसे एक सवाल पूछा, राहुल गांधी को कितना गंभीरता से आप लेते हैं? देखिए, कई बार मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, आप विपक्ष के नेता बने हैं, अपनी क्षमता से बने हैं या परिवार के कारण बने हैं, ये तो संविधान के 75 ईयर्स होने पर हमारे पटना के मित्र बैठे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, तो संसद में बहस चल रही थी, तो राहुल गांधी के भाषण के बाद मेरा भाषण होने वाला था, तो राहुल गांधी खड़े होते हैं तो हम लोग बहुत गंभीरता से सुनते हैं, कभी कभी अथाह ज्ञान मिलता है उनके भाषण से। तो उन्होंने कहा कि 5-6 साल में बालक नौजवान बन जाता है। अब ये सुनकर हम अवाक रह गए। फिर कहे, तपस्या करने से शरीर में गर्मी आती है। अब हम तो अवाक रह गए कि क्या ज्ञान मिल रहा है। फिर मेरा नंबर आया तो हमने अपने भाषण के पूरे प्रवाह को बदल दिया, क्योंकि संविधान के ऊपर मैं बोलने वाला था, मेरा बड़ा प्रिय विषय है। हमने कहा, अध्यक्ष जी, आज तो जो ज्ञान की गंगा का प्रवाह हो रहा था विपक्ष के नेता से, मैं तो अवाक रह गया। 5-6 साल में व्यक्ति युवा बन जाता है, और जो तपस्या से गर्मी आती है, जो व्यक्ति तप कर करके ओंकार से जुड़ता है, जो हमारे सारे तपस्वी हिमालय में बैठ के पूजा और तपस्या कर रहे हैं, उनको क्या समझ में आया होगा कि इंदिरा गांधी का पोता की यही समझदारी है तपस्या की? तो ये तो उनका हाल है। तो फिर पूछता हूं, डू यू टेक राहुल गांधी सीरियसली? डू यू टेक हिम सीरियसली, सर? आई डोंट। विल द पीपल ऑफ बिहार टेक हिम सीरियसली? आई डोंट थिंक दे डू। मेरा जवाब बहुत सिंपल है। अब आप आते हैं मुद्दे पर। देखो मित्रों, मैं 2-3 सवाल आपके सामने छोड़ना चाहता हूं। वोट कौन देगा? जो भारत का नागरिक होगा, यही ना संविधान में कहता है। और वोट देगा वही जो जिंदा होगा, और वोट वही देगा जो अपने क्षेत्र में रहता होगा। अब मैं पटना का एमपी हूं, तो मेरे अंदर 6 कॉन्स्टिट्यूएंसी है, लेकिन श्रीमान जी, मैं हर जगह वोटर नहीं हो सकता हूं। मैं एक ही बूथ पर वोटर हूं, जो पटना विमेंस कॉलेज में है। बिल्कुल, 25 साल से हूं। तो अगर आज 21 लाख लोग ऐसे हैं जो मर गए, 35 लाख लोग ऐसे हैं जो दूसरी जगह चले गए, और आप एक ही जगह वोटर होंगे, 7 लाख ऐसे हैं जो एक से अधिक जगह वोटर है, और अगर लगभग 7.25 करोड़ वोटर्स पे 99.9% लोगों ने अपनी आपत्ति दर्ज कर दी, करेक्शन हो रहा है, इनको परेशानी क्या है? राहुल गांधी को। तो ये कोई नई बात नहीं कि क्या है, राहुल गांधी इज ए नॉन सीरियस पॉलिटिशियन। मैंने दिल्ली में एक प्रेस में कहा था, कैजुअल पॉलिटिशियन। बिहार में थक गया, जरा मलेशिया चलते हैं, थोड़ा आराम कर लें, ये होता है उनका, ये उनका विषय है। तो हमने कहा, अगर आप कैजुअल पॉलिटिशियन हैं तो नेतागिरी छोड़ दीजिए, अगर आपसे रफ एंड टंबल नहीं हैंडल होता है। लेकिन आज मैं आपसे एक बात कहता हूं, चौकीदार चोर, राफेल में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई गड़बड़ी नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट की आलोचना के बाद में माफी मांगे। पेगासस, हमारे फोन में पेगासस है, मोदी करवा रहे हैं। जब सुप्रीम कोर्ट की कमेटी बनी, कहे अपना आप मोबाइल दीजिए, तो सबमिट तक नहीं किए, याद है आपको। उसके बाद चुनाव आयोग आज कहते हैं कि ईवीएम मशीन खत्म करो, ईवीएम मशीन, बैलेट पेपर लाओ। बिहार को अपने पहली बार आए ना, ईवीएम के पहले बिहार में जिस दिन वोटिंग, ये जानते हैं, जिस दिन वोटिंग होती थी 10-12 लाश गिरनी है, बूथ कैप्चर, बाकी सब सुनते थे हम। और मैं पटना का कार्यकर्ता था, चुनाव में कितना संघर्ष करना पड़ा, लिख करके 3-4 इलेक्शन को मैंने सेटिसाइड कराया, काउंटर मांड कराया। तो ये उनकी परेशानी है। और सबसे बड़ी परेशानी है जो मैं आपसे कहता हूं, अगर जनता उनको वोट नहीं देती तो हम क्या करें? मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर राहुल गांधी की पार्टी को जनता वोट नहीं देती, और देखिए आप, ये तुलना समझना बहुत जरूरी है
कि 24 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने हल्ला किया था कि हम संविधान बदल देंगे, कुछ इसका असर हुआ। महाराष्ट्र में उनको हमसे अधिक सीट मिली कि नहीं मिली? हमने कोई उफ तौबा की। यूपी में समाजवादी पार्टी को अधिक सीट मिली, हमने कोई उफ तौबा की क्या? हमने जनता को बताया कि आपके सामने झूठ परोसा गया। और देखिए उसके बाद हरियाणा का चुनाव हुआ, 14 से अधिक जीत गए, आप तीसरी बार जीत गए। महाराष्ट्र का हुआ, स्वीप कर गए। दिल्ली का हुआ, स्वीप कर गए। बिहार भी स्वीप करेंगे, क्योंकि झूठ फरेब का किला बहुत दिन नहीं ठहरता है। इस बात को समझिए। रविशंकर जी, बिहार में बीजेपी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? एंटी इनकम्बेंसी का डर है या फिर यकीन है कि फिर चलेगी मोदी लहर? देखिए, देश बदला है। बड़ा अच्छा सवाल किया आपने, क्योंकि मेरा स्वभाव है मैं देश के लोगों के इलेक्टोरल बिहेवियर को जज भी करता हूं, एक एक्टिविस्ट के नाते। अब आप देख लीजिए, मोदी जी 3rd टर्म प्राइम मिनिस्टर हैं कि नहीं? 3 बार 3.5 बार रहे कि नहीं गुजरात के मुख्यमंत्री? तो आप काम करेंगे तो जनता आपको दोबारा आशीर्वाद देगी। नीतीश जी यहां जीते कि नहीं जीते हैं काम से? शिवराज सिंह चौहान जीते कि नहीं जीते मध्य प्रदेश में? तो ये एक बदलाव हुआ है, और ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। तो जनता देखती है कि कौन काम जमीन पर उतार रहा है। इसीलिए आपसे कहा कल आप घूम आइए, गंगा का विराट रूप भी दिखाई पड़ेगा आपको, और सुंदर पुल भी दिखाई पड़ेगा। और देखिए, फिर मैं आपसे कहूंगा कि बिहार के चुनाव में अब आप कह रहे हैं बीजेपी के लिए क्या समझते हैं? हम जब रिश्ते बनाते हैं तो रिश्ते निभाते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? रिश्ते बनाते हैं तो रिश्ते निभाते हैं। तो नीतीश जी हमारे साथ 2005 में आए, जब हम लोग फॉर्डर स्कैम की लड़ाई लड़ रहे थे, तो उसमें भी उनका सहयोग था। अटल जी की सरकार में 98 में मंत्री भी बने, 96 में बने। तो ये एक रिश्ता बनता है। तो रिश्ता जब बनता है तो बनता है, और रिश्ता को निभाते हैं हम। ये आपसे कहना चाहते हैं। बिल्कुल। अब मैं आता हूं एक और इंटरेस्टिंग मुद्दे पर, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं बिहार चुनाव में भी रविशंकर जी नेपाल की एंट्री हो गई। नेपाल में जो स्थिति पैदा हुई है, वहां कुछ विपक्ष नेता जो हैं वो चेतावनी दे रहे हैं बिहार की जनता को और देश की जनता को कि यह भी हो सकता है भारत में अगर एनडीए ना सुधर जाए। क्या कहेंगे इस पे? तारिक अनवर जी ने इंडिया न्यूज पे ही कल ये बोला है। देखिए, मैं किसी के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी करना मेरा स्वभाव नहीं है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अब देखिए क्या स्थिति है, अखबार की खबर पर जाएं तो एक तरफ लोग चेतावनी दे रहे हैं कांग्रेस के लोग, और एक तरफ वहां की नौजवान कह रहे हैं हमें नरेंद्र मोदी ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए। अब इसको क्या कहेंगे आप? तो सोचने की बात है। ये ठीक नहीं है। बिहार, देखिए, हिंदुस्तान की जनता जानती है कि अपने वोट की ताकत से वो किसी को भी हरा सकते हैं और किसी को भी जिता सकते हैं, और अपने वोट की ताकत से वो बड़ी से बड़ी पार्टी और बड़े से बड़े नेता को बदल सकते हैं। बिहार में लालू प्रसाद गए कि नहीं गए? गए ना। और कितने लोग गए कि नहीं गए? तो अब समझ जाओ, दायरे में रहो और काम करो। और जो हमारे नरेंद्र मोदी के काम का असर पड़ा है, गरीबों के बैंक अकाउंट, लोगों में गैस। मैं आपसे एक सवाल करूं, मैं देश का आईटी कम्युनिकेशन मंत्री भी रहा हूं। जो देश में डिजिटल क्रांति हुई है, इसकी कल्पना कभी आप कर सकते हैं क्या? आज मोबाइल पर सारी सूचनाएं उपलब्ध हैं। और एक बात जिसका मुझे बहुत गर्व है, मैं आपको बताऊंगा, मोदी जी ने कोरोना में कहा था कि रवि इस बात की चिंता करो कि देश के सभी लोगों को मोबाइल पर यह सूचना उपलब्ध हो कि आपका पहला टीका कहां लगेगा, दूसरा टीका कब लगेगा, बूस्टर कब लगेगा। और आपको जानकारी मिली कि नहीं मिली? बताइए। यही करके दिखा सकते हैं ना। आज भारत 140 करोड़, भारत में मोबाइल फोन 125 करोड़, भारत में स्मार्टफोन लगभग 95 करोड़, भारत में इंटरनेट यूजर्स लगभग 90 करोड़। तो जब मैं बाहर विदेश में बात कहता हूं तो लोग अवाक हो जाते। भारत का डिजिटल पेमेंट दुनिया का नंबर 1 है। वीसा वगैरह सबसे आगे निकल गया, यूपीआई जो है ना। तो ये काम हो सकता है ना। बीजेपी हमेशा पसंद करती है कि उनका पीक जो है वो चुनाव के ठीक पहले आए, मगर विपक्ष की पार्टियां ने जो ये यात्राएं शुरू कर दी हैं बिहार में, यात्रा में भीड़ तो आ गई है, क्या वोट में तब्दील हो पाएगी रविशंकर जी? देखिए, चुनाव है तो हर को अपनी यात्रा, अपना जलसा, सब कुछ करने का अधिकार है, क्यों नहीं है? एक बात मैं कहूंगा, इसको चेकअप करा लीजिए।
आपसे विशेष आग्रह कर रहा हूं कि जो दोनों मित्रों की यात्रा निकली, कहीं बड़ी पब्लिक मीटिंग हुई क्या? एक जगह वो जा रहे हैं गाड़ी पर, तो रास्ते में चौराहे पर कुछ मीटिंग हो गई। मोदी जी आते हैं तो हर मीटिंग में 3 से 4 लाख लोग रहते हैं, बिना प्रयास के आते हैं। क्या हो गया, क्या हो भागलपुर, क्या हो मोतिहारी, क्या हो दरभंगा, आप देखते हैं ना, टीवी पे दिखाते भी हैं। तो एक वो भी मानक है। तो मैं फिर आपसे रिपीट कर रहा हूं, मैं चाहूंगा आप मुझे गलत साबित करिए कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की इस पूरी जो वोट चोरी की तथाकथित यात्रा थी, इसमें कोई बड़ी पब्लिक मीटिंग हुई क्या? समापन में सर। कहां हुई? समापन में सर। कहां पर? मेरा चुनाव क्षेत्र है, हमें मालूम है कितनी बड़ी सभा हुई थी। तो जनता ये सब देखती है। रविशंकर जी, बिहार विधानसभा चुनाव ज़्यादा समय नहीं रह गए हैं, लेकिन जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप के दौर चल रहे हैं, ऐसी स्थिति में आपको क्या लगता है, रविशंकर प्रसाद जी को क्या लगता है कि ऐसे 3 ऐसे मुद्दे जिनके आधार पर जो है बीजेपी के पक्ष में या जनता वोट करेगी, क्या आपको लगता है, क्या ऐसा कार्य? देखिए, पहला विकास, दूसरा बिहार में बदलाव, तीसरा शांति और खौफ के माहौल की याद। समझ गया आप मेरी बात? मैं रिपीट करना चाह रहा हूं। और बिहार की जनता सनातन का सम्मान भी करती है। सीता माता का मंदिर भी बन रहा है ना, नीतीश कुमार जी ने पूरा सहयोग किया है ना, अमित शाह भी आए थे ना। ये बताइए कि आप बिहार में प्रचार करने किसको लेकर के आ गए? श्रीमान स्टालिन जी को, जिनके पुत्र डिप्टी सीएम उदयनिधि ने कितना अपमान किया था सनातन का। क्या समझते, जनता से समझती नहीं है क्या? ये जो पीएम की मां का अपमान किया, हमारे कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है, लेकिन बिहार की जनता और देश की जनता हल्की बात को लाइक नहीं करती है। अच्छा, अंत में आपने ये तो बता दिया कि कहां कहां मुझे जाना है, मगर ये भी बतला दीजिए कि क्या क्या खाना है, आपका फेवरेट बिहारी क्विजीन क्या है, क्या रेकमेंड करेंगे हमें? ऐसा है, आप वेज है कि नॉन वेज है? दोनों खा लेते हैं। हाँ, तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि लिट्टी और मटन खिलाइए साहब। समझ गए? ठीक। टेस्ट करिए, बैगन का भरता खाइए उसमें। देखिए, हम लोग बिहारी लोग जो है ना, बहुत साधारण खाते हैं। लिट्टी क्यों लोकप्रिय है? सत्तू भाई लिट्टी, गरीब आदमी ने 20 लिट्टी रख लिया, 2 दिन का खाना हो गया मजदूरी का उसका। तो वो, और आज उसका एक सत्कार भी बना है, उसका एक स्वाद भी बना है। तो ये जो चीजें हैं ना, ये सब अपने आप में, इनको थोड़ा खाजा उजा खिला दीजिए साहब। आपका भी यही फेवरेट है, लिट्टी चोखा, या कुछ और कहेंगे? मैं लिट्टी चोखा बहुत पसंद करता हूँ। मैं तो वैसे बहुत कम खाता हूँ, लेकिन आप जब आए हैं, पहली बार आए हैं, तो आपका स्वागत बढ़िया तो होना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल वही करेंगे। और अगर पटना के सांसद खुद बोल रहे हैं तो करना ही पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया रविशंकर प्रसाद जी, आपका तमाम मुद्दों पर अपनी हमेशा विभाग और स्पष्ट अंदाज में बोलते हैं। रविशंकर प्रसाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़कर इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। लेकिन मैं आग्रह करूंगी सर, आप मंच पर बने रहिए। हिमांशु जी आएंगे और एक छोटी सी मेड हमारी तरफ से आपके लिए।